नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। वहीं इसको लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था, जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे, जिनके बारे में अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने बताया कि चले आ रहे जो पुराने अंग्रेजों के कानून और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। आप सभी जानते हैं 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड से ये रिफॉर्म शुरू हुए हैं और जो बहुत सारे कानूनों में जटिलताएं थी, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको सरल किया गया है या जिनको ठीक करना था, उनको ठीक किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। न्याय व्यवस्था पर लोगों का और भरोसा होगा और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, जिनमें बहुत लंबा अंतराल लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, इस प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल, सुलभ बनाने में और पुलिस और जो न्यायालयों के वृहद स्तर पर जो मदद है, आसानी है, वो हो सकेगी। अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे और सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। वहीं खटेमा के सभी थाना क्षेत्रों में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस की ओर से जन जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को नए कानूनों को लेकर भी जागरूक किया गया। आज से हमारे जो है इंडिया में नए जो कानून है, जिसका नाम बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए 2023 ये लागू हो रहा है। तो इसी के चलते हम लोगों ने एक जो है जागरूकता कार्यक्रम, एक अवेयरनेस कैंप करवाया है, जिससे लोगों को अवेयर हो जाए कि हमारे जो नए कानून हैं आज से लागू हो रहे हैं। इसमें हमने आसपास के जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको बुलाया है, उनको मैसेज दिया है और इस तरह के भी और अभियान भी किए जाएंगे इन द कमिंग पीरियड है। कोई अभियान है, हमने जो है पूरे खटीमा सर्कल, नानक मत्ता, जनकैया और खटीमा, इन तीनों थानों में करवाया है। इनफैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है उच्च अधिकारियों के निर्देशन से। तो वही राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर उत्तराखंड के सभी दायित्वधारी राज्यों मंत्रियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक को लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दी गई। लोकसभा की चुनाव के बाद ये विजय की जो है वो प्रथम बधाई, एक संदेश भी था, उसमें बैठक भी हुई। सब दायित्वधारियों ने और सभी संगठन के लोगों ने मिलकर जो ये पांचों की पांचों लोकसभा जीत दर्ज कराई। इसके लिए हम सब लोग मिले और साथ में सरकार, संगठन और जो हमारे दायित्वधारी हैं वो मिलकर आने वाले समय में एक योजना के तहत हम जो जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचे। और संगठन और सरकार का जो समन्वय है वो है दायित्वधारी।
तो इसको लेकर एक बैठक हुई और आने वाले समय में आपको और दिखेगा कि जनता के बीच में जो है वो जो दायित्वधारी हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं जो जनता को कहीं ऐसा ना हो कि जो मालूम ना हो उनको भी वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए चर्चा की। वहीं वापस उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से राज्यों को विशेष लगाव और सहयोजित्मा स्वयं मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। प्रधानमंत्री जी का और पूरी सरकार का पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा है। जो भी योजनाएं उत्तराखंड से मांगी गई हैं या जिनकी ज़रूरत थी वो सब केंद्र की सरकार ने दी हैं। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत अन्य मंत्रीगणों से मैंने भेंट की है, सबसे अनुरोध किया है जो हमारे पहले के चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको तेज़ी से पूरा किया जाए और जो नई योजनाएं हैं जहां पर हमको अड़चनें आ रही हैं बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वन विभाग में, शहरों के विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सब पर मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पहले की तरह हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी हमको मिलता रहेगा। तो वहीं सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है, लेकिन आज तक धरातल पर कोई भी काम नहीं दिखा है। मुख्यमंत्री का दौरा जो दिल्ली दौरा होता है वो अच्छा है, लेकिन प्रदेश को बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी नहीं ला पा रहे हैं। राज्य में आप देख रहे हैं कि आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। अभी दैवीय आपदा का समय आ रहा है, प्रदेश में आप देखिएगा चातुर्मास में तमाम सड़कें बंद हो जाएंगी। उसके लिए कहीं पर कोई ऐसा आकस्मिक निधि अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। जल विद्युत परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, बिजली की खपत बढ़ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई अभी तक हमको अतिरिक्त बिजली देने का वायदा नहीं किया है। और जो हमारी सीमांत की सड़कें हैं, चाइना बॉर्डर लगता है, उन सड़कों के ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो समय पर काम पूरे हो जाने से उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वहीं देहरादून में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की। वहीं इस दौरान 25 डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहाड़ी और रिमोट क्षेत्रों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन्हें भी आज सम्मानित किया गया है। सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये 1991 से शुरू हुआ हमारा डॉक्टर्स डे में हम लोग हर वर्ष जो चिकित्सक हैं, जो अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं, अनेकों काम कर रहे हैं, विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। तो यहाँ संस्था के द्वारा जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड से अनेकों ऐसे चिकित्सकों को बुला के यहाँ सम्मानित किया, मैं निश्चित रूप से संस्था को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसे डॉक्टर्स जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो पर्वतीय अंचलों में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी आप जानते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ देहरादून में बहुत हो सकते थे, अनेकों लोगों को यहाँ सम्मानित किया जा सकता था, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, लेकिन सभी क्षेत्रों से डॉक्टर्स को बुला के सम्मानित किया गया, एक अच्छी पहल है। आज देखिए डॉक्टर्स डे का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और इसमें जो मेन बातें रखी गई वो ये है कि डॉक्टर्स का जो है पेशेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो है लगातार अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहें, हमेशा अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी प्रवेश कर चुका है मेडिकल साइंस में भाई बहुत बड़े तौर पे, तो मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े डॉक्टर्स, ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा अभी सरकार ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके लिए
लिए जो सेवा विस्तार है 60 से 65 साल अभी कर दिया है। इसमें इस बार हम लोग उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे कहने में खुशी भी हो रही है कि जो अभी हमारी डीजी रिटायर्ड हैं उन्होंने भी आवेदन कर दिया है कि मैं रिमोट जिले में जाके काम करना चाहूँगी एज ए स्पेशलिस्ट। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवाओं को यही संदेश है कि जो आपने पढ़ाई करी है और जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करी है, सबका एम यही होता है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और मरीजों की सेवा करूं। तो जो सुख आपको ठीक हुआ मरीज देगा वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो गरीब मरीज होगा, पहाड़ का परेशान मरीज होगा, तो आपको खुद अंदर से लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। और सिर्फ शहरों में रह के अपनी सुख सुविधाएँ आप के चक्कर में रहेंगे, पैसों के चक्कर में रहेंगे, तो आपको वो कहीं ना कहीं खलेगा। और जो पहाड़ में सुख मिलेगा वो ऐसा आपको जो सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन, वो कहीं नहीं मिलेगा। करा है उनकी मेहनत पर, कैसे वो यहाँ पे उत्तराखंड में रहकर इतनी सर्जरीज करते हैं, पहाड़ों में ऊपर जाके सर्विस करते हैं, बिना थके पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। और बाकी बात है कि हम यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करे हैं, आयरन कैंप्स भी करे हैं और ये सिलसिला चलते रहता है। एंड हम एज अ फार्मा कंपनी फुल सपोर्ट करते हैं सारे डॉक्टर्स को इधर। चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल जिले में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल। बारिश को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। डीएम नैनीताल ने ये आदेश जारी किए हैं। सरकारी गैर सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सब बंद रहेंगे। आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही आम जनता से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल जिले में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, नैनीताल के डीएम ने आदेश जारी करते हुए सरकारी गैर सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को ये आदेश जारी किया है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं आम जनता के लिए ये जारी किए गए हैं निर्देश कि सतर्क रहें, सावधान रहें। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है और उस बीच नैनीताल में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो, फिर चाहे गैर सरकारी या फिर आंगनबाड़ी केंद्र। नैनीताल के डीएम ने खुद आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल डीएम ने यह आदेश जारी किया है कि सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। नैनीताल जिले में कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, सरकारी गैर सरकारी या फिर आंगनबाड़ी केंद्र सभी को बंद रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की अगली बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, पर्यटकों को नदी के आसपास जाने से रोका गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। ब्रह्मकपाल, गांधी घाट और नारंग कुंड में जल भराव जो है, जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों से ये अपील की है कि उसके आसपास ना जाएं, साथ ही रोक भी लगा दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। नारद कुंड, ब्रह्मकपाल, गांधी घाट यहाँ जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश के बाद ऐसी स्थिति आई है जहां पुलिस प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, पर्यटकों को नदी के आसपास जाने से रोका गया है। तो वही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सावधानी बरतें। ब्रह्मकपाल, गांधी घाट में जलमग्न हो गए हैं, जलस्तर बढ़ा है अलकनंदा नदी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, पुलिस प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। लोगों से यह अपील की है कि नदी के आसपास ना जाए, तो वहीं पर्यटकों के नदी के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, ब्रह्मकपाल, गांधी घाट और नारद कुंड जलमग्न हो गए हैं।
बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। पर्यटकों को नदी के आसपास जाने से रोका भी गया है, तो वहीं अपील की गई है कि सावधानी बरतें। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां ब्रह्मकपाल, गांधी घाट जलमग्न हो गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे विधानसभा उपचुनाव, जो कि इसको लेकर सियासत काफी हाई हो गई है। दरअसल 10 जुलाई को उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए मतदान होने वाला है, जिसके चलते उत्तराखंड निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। निर्वाचन विभाग ने दोनों विधानसभा सीटों के मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने मतदाताओं के बारे में बात की। माननीय आयोग द्वारा 10 जून को इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, बाई इलेक्शन, तो उसमें नियम अनुसार सभी कार्रवाई करते हुए इलेक्टोरल रोल को भी नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जब तक एप्लीकेशंस आती हैं उसके अनुसार प्रोसेस करते हुए अब हमारे पास फाइनल संख्या आ चुकी है मतदाताओं की। और बद्रीनाथ अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां पर लगभग 1,02,145 कुल मतदाता हैं, जिसमें से कि यदि महिलाओं की बात करें तो 49,658 हैं, पुरुष मतदाता 52,485 हैं, और यदि आप थर्ड जेंडर की बात करें तो कुल 2 मतदाता इस प्रकार के हैं। पीडब्ल्यूडी की संख्या लगभग 994 है और 85 प्लस हमारे 732 हैं। इसी तरह से मंगलौर विधानसभा जो है, मंगलौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर हमारे पास 1,19,930 मतदाता कुल हैं, जिसमें से कि 26 थर्ड जेंडर के हैं, फीमेल्स हैं लगभग 56,617 और मेल्स हैं 63,287। तो वहीं उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनावों को लेकर हमारे नेता धरातल पर हैं, हम उपचुनावों में पूरी मेहनत कर रहे हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और हमारे जितने भी स्टार प्रचारक हैं, सीनियर नेता हैं, जैसे आज माननीय यशपाल आर्य जी मंगलौर में हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बद्रीनाथ विधानसभा है, और मंगलौर में हरीश राव जी हैं, वो काम कर रहे हैं, अन्य वरिष्ठ नेतागण भी काम कर रहे हैं, और बद्रीनाथ विधानसभा में गणेश गुर्दियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, जीतराम जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, भुवन कापड़ी जी हैं, सुमित अध्यक्ष जी हैं, और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी का लगातार 3 दिन का वहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम है और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो वहीं सीएम शिकायत पोर्टल पर लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सीएम धामी ने तलब किया है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर संजीदा रहते हैं। ऐसे में अब सीएम हेल्पलाइन पर आई जिन शिकायतों का रुझान नहीं लिया गया है, संज्ञान नहीं लिया गया है, उन पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, मुझे लगता है उस संकल्प को पूरा करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल ही संजीदा हैं और इसीलिए समय समय पर सभी अधिकारियों को तलब करते रहते हैं। और रही बात शिकायत पोर्टल की हमारे की, अगर अधिकारियों ने नहीं देखा तो मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उनसे जवाब भी मांगा है कि क्यों और किस लिए जनता की उन शिकायतों का निवारण नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता की सरकार है, तो जनता की शिकायतों का निवारण करना हमारे सभी अधिकारियों का कर्तव्य बनता है और इसी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल हमेशा गंभीर रहते हैं और वो समय समय पर उनकी समीक्षा भी करते हैं और पूछते भी हैं तमाम उन शिकायतकर्ताओं से कि भाई आपकी समस्याओं का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सभी अधिकारियों को इसमें जो है काम करने से तत्परता के साथ में लोगों की शिकायतों का निवारण करने का काम करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी जनमानस को यहाँ परेशानी ना हो, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार है और सभी के जनमानस के हितों का काम करने के लिए धामी जी की सरकार बनी है। तो वहीं हल्द्वानी में हुई पहली बारिश के कुछ इलाकों में पानी की निकासी नहीं होने के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी आ गया है, जिसके बाद नगर आयुक्त की ओर से सभी नालों को साफ रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
तो वहीं मसूरी में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बारिश के बाद कई जगहों पर सड़क पर भारी मलबा देखने को मिला, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंक के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क बंद हो गई, जिसके बाद सुबह पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से मलबा हटाकर सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू। दिख रहा है वहाँ भी आ रखा जेपी बैंक भी नहीं आ रखा है, यहाँ पे गाड़ी पलटने का डर हो रहा है यहाँ पे, तो हम रिक्शे में गए नहीं, हम यहाँ जेसीबी अभी हमारे पीछे जाम लगा था, जेसीबी तो अभी आई यहाँ पे। हमारे बनता तकरीबन वो 9:30 पौने 10 बजे आई जेसीबी मेरे घर से। हाँ, तब थोड़ा बहुत राहत मिला वहाँ से। फिर वहाँ से आए, फिर यहाँ आधे 1.5 घंटा वेट करा वहाँ पे, फिर वहाँ पे खुला तो फिर यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अधिकारी तो नीचे, तो पुलिस वाले को मैंने देखा था, 2-3 आ रखे थे, और यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पे अभी कोई नहीं। उत्तराखंड में प्री मानसून का आगाज हो चुका है। पहली बारिश के बाद हुई जलभराव की स्थिति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मानसून को लेकर सरकार लगातार बैठकें तो करती है, पर धरातल पर कोई कार्यवाही नहीं दिखाई देती। हर साल डेंगू के कारण कई लोगों की मौत होती है, पर सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है। देहरादून में तो आपने देखा डेंगू, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, बहुत बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए, अस्पतालों में जगह नहीं थी। डेंगू के मरीजों का इलाज करने के लिए सारे सरकारी अस्पताल तो भरे हुए थे, प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं थी। लेकिन सरकार ने इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए इस बार भी जो तैयारियां हैं, केवल और केवल बैठकें, केवल और केवल बयान, केवल और केवल अखबारों को समाचार, उसके अलावा अगर आप जमीन पर देखेंगे, हकीकत में देखेंगे, तो आप प्री मॉनसून बारिशों के जो नतीजे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की क्या तैयारियां हैं। बात करें सिंचाई विभाग की, तो प्रदेश में मानसून को लेकर ही सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं सिंचाई विभाग के चीफ ने बाढ़ सुरक्षा को लेकर जारी निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में हमारे लगभग 250 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में ऑनगोइंग है, जिनमें बलिया नाला मुख्य है। बलिया नाला में भी हमारा 12% कार्य भी हो गया है, और जो हमारा टारगेटेड वर्क है, चूँकि वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं भूस्खलन और अति संवेदनशील वर्क हैं, तो उसको कंट्रोल्ड तरीके से किया जाना है, तो उसके अनुसार वहाँ जो प्रगति अपेक्षित है। इसके अलावा हमने वर्षा काल से पूर्व कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समय से पूर्व भी कर लिया है, जिनमें एक अनामिया है जिसमें गाँव को सुविधा मिलेगी, वो कार्य लगभग कंप्लीट है। बाढ़ का कार्य है, लगभग उसकी लागत 4 करोड़ के आसपास है, वो वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो चुकम मोहान है, चुकम में हमने एक वर्क है उसको भी कर लिया है, जो आवश्यकता थी उस वर्क को भी लगभग हमने 87% कंप्लीट कर लिया है, जिससे उस गांव को भी सुरक्षा मिल रही है। इन सभी योजनाओं में जो हमारा कार्य योजना थी उसके अंतर्गत अगले मानसून के बाद ही काम पूर्ण हो पाता, लेकिन उसको सिंचाई विभाग ने समय से पूर्व ऐसी सुरक्षा देने के लिए कर लिया है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।